आप लोगों का प्यार कितना है। हर सप्ताह क्लास आएगी भाई, तुम लोगों की बात भी सुनूंगा मैं क्या कहना चाहते हो। हाँ जी, 70 क्वेश्चंस ये हर बार, 70 क्वेश्चंस हर बार लेके आऊंगा हर सप्ताह के अंदर, ठीक है, हर सप्ताह में लेने वाला हूं। तो आ जाओ, चल मेरी डोल की डमा की डम। पहला क्वेश्चन कल्चर से है, कल्चर के 10 है, हिस्ट्री के 10 है, 20 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, तो 40 क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे। सबसे पहला है कि हमीरायण ग्रंथ किसने लिखा है? हमीरायण ग्रंथ है पद्मनाभ ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा से आ जाता है। रणमल रॉ छंद है वो किसने लिखा है? श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद लिखा गया है। और उसके बाद में जो आपका है अचलदास खींची वचनी का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। अचलदास खींची जो आपके गागरोन के शासक हुआ करते थे, मालवा के जो शासक के साथ में युद्ध हुआ था, राव जयसिंह छंद है, तो ये बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया। तो ए ऑप्शन इसके अंदर ग्रंथ के अंदर। सिलेबस से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारी चीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। बस आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बैक टू बैक क्लासेस मिलेगी। देखो, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल, मेवाड़ राजघराने में किसी भी राजा महाराजा की अगर डेथ हो जाती थी ना, उन्हें उनका जो शमशान घाट बनाया गया था, जहां उनकी जो है उनको जलाया जाता था, उनका स्मारक बनता था, वो महासतिया कहलाता है। क्या कहलाता है? महासतिया। और महासतिया कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। एक महासतियों का टीला भी है जो सभ्यता से संबंधित है, महासतिया टीला, वो अलग है और ये अलग है। कागा की बात करें तो ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित हो जाती है। गैटोर की बात करें तो आमेर के अंदर है, जयपुर राजघराने से संबंधित है। बड़ा बाग या बरबाग है तो ये आपके जैसलमेर के राजे महाराजाओं की क्या है? छतरियां, जहां पर उनका संस्कार किया जाता था। हाड़ी रानी की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छतरियां हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, बावड़ियां वगैरह। तो स्थापत्य कला से संबंधित है, एक तो सरड़ा बावड़ी, एक तो सरड़ा बावड़ी भी है, और एक आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी है। ये टोडा राय सिंह के अंदर स्थित है। और टोडा की हम बात करें तो ये टोंक के अंदर है। टोडा राय सिंह कहां पर है? टोंक के अंदर है। एक कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपके जो हम बात करें पीपा जी की जो गुफा और एक पीपा की जो छतरी है, तो बताओ गुफा कहां पर है? तो गुफा भी यहीं पर है, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर पीपा की गुफा है। पीपा की गुफा, 2 अक्षर की गुफा और 2 अक्षर का टोंक, याद रहेगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर क्या है? गुफा है। हाँ, छतरी तो गागरोन के अंदर है। चैनल को बिना सब्सक्राइब किया हुआ कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद उसी बच्चे को मिलेगा जो मेरे से जुड़ा हुआ है। और मैं सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं कि तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले कि 60,000 बच्चे, उनको मैं नौकरी दिलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। बस थोड़ा सा तुम भी सपोर्ट कर दो, आगे आ जाओ। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? हर एक राजे महाराजा के यहाँ पर चित्रकार होते थे मनोरंजन के लिए। सारे दिन तलवार चला चला के तो यूं युद्ध वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, तो राजे महाराजाओं ने क्या किया? चित्रकारों को अपने यहाँ क्या दिया? संरक्षण दिया था। चित्रकारों को संरक्षण दिया। तो बीकानेर के अंदर जो संरक्षण दिया गया था उनमें हम बात करें कौन सा नहीं है? अली राजा है, हमीद है, अहमद है, जितने भी ये मुस्लिम कलाकार है ये आपके बीकानेर शैली से संबंधित हो जाते हैं, याद रखना इस बात को। लेकिन साहिब राम है वो आपके कहां का है? जयपुर का है। जयपुर का साहिब राम है। साहिब दीन पूछे तो वो आपके उदयपुर का है। साहिब दीन, साहिब दीन है वो मेवाड़ चित्र शैली का है। कहां का है? मेवाड़। और मेवाड़ की बात करें तो गुरुजी मेवाड़ में क्या आता है? रांची, ऊभी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और आज के टाइम में एक सलूम्बर। यह 5 जो जिले हैं वो मेवाड़ के अंदर आते हैं, याद रखना मेरी बात को। जला, हाँ जला, जला तो आपका बारात जो जहां ठहरती है, वहां महिलाएं डेरा देखने जाती हैं कि ए भाई चल के देख के आते हैं कि वहां पर कैसे कैसे जॉनी आया। जॉनी मतलब बाराती, मारवाड़ी में कहते जॉनी। तो कैसे कैसे जॉनी आया, फिर वो जॉनी की मजाक उड़ा देता है कि बाड़ा टेढ़ा आया, मारवाड़ी में कहते जो कि कोई के आंख का काना है, ये है, वो मजाक उड़ाते हैं। तो ये मारवाड़ में चलता रहता है, याद रखें। फिर बात करें कुआ पूजन, ये बच्चे के जन्म के 21वें दिन होता है, जिसे जलवा पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवा पूजन कहते हैं, जो बच्चे के जन्म पर किया जाता है, बच्चे के जन्म से संबंधित है। और 21वें दिन है वो आपका जलवा पूजन किया जाता है। आया, मजा आ रहा है ना? ऐसी की ऐसी क्लास लेके आऊंगा जबरदस्त वाली, हर सप्ताह 70 क्वेश्चन। सिलेबस में 70 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 15 क्वेश्चन गणित के, हो गए 120 क्वेश्चन। 200 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारा भाई कराएगा तुम्हें। बस चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो क्लास मिल जाएगी फ्री में। बेटा के चैनल को सब्सक्राइब करने से गुरुजी को फायदा हो जाएगा। अरे मेरे भाई बहनों, मुझे कोई फायदा नहीं होता है, मैंने ऐड बंद कर दिए। चाहूं तो महीने के 1,00,000-1,50,000 रुपए तो यूट्यूब के ऐड से कमा सकता हूं। कितने? 1,00,000 से 1,50,000 रुपया यूट्यूब की ऐड से कमा सकता हूं। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी कसम है ना, ऐड है वो बंद करके 1 रुपया नहीं मिलता यूट्यूब से। तो मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लिए तो मैं महीने का 1,00,000 रुपए भी छोड़ रहा हूं।
ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ऐप का भी और ग्रुप का भी। ये क्लास की पीडीएफ सीधी वहां ग्रुप में फेंकूंगा, प्रिंट आउट निकला लेना या ऐसे ही पढ़ लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ओके, लैब असिस्टेंट बुक तो मार्केट में आई हुई है, अभी बताऊंगा वीडियो के एंड में, घर बैठे मंगा सकते हो, लैब की है ना, बैच वगैरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में। तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मेरे सभी भाई बहन है वो 3 लाख होने वाले हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, 300 के, और वो भी 1 साल के अंदर। इतना प्यार किसी कोचिंग को नहीं मिला आज तक राजस्थान के इतिहास के अंदर। ये तो मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि दिल से पढ़ाते, इसलिए तुम लोग जुड़ रहे हो। टेलीग्राम में जुड़ जाओ जाके सभी। ये प्रश्न का उत्तर बताओ, साधु, शिकारी, शेठ शेठानी, दुल्हा दुल्हन किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? आपके सिलेबस में लोकनाट्य है। वैसे बेसिकली हम बात करें तो ये लोकनाट्य याद रखना। तो लोकनाट्य एक टॉपिक होता है, संगीत। जो हम कल्चर के अंदर बात करें, संगीत टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, संगीत के अंदर लोक नृत्य भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोक नृत्य भी पढ़ते हैं, लोक नाट्य भी पढ़ते हैं, वाद्य यंत्र भी पढ़ते हैं और लोक गीत भी पढ़ते हैं। ये संगीत के अंदर आता है। तो आपके सिलेबस के अंदर गीत संगीत है, इसका मतलब सब कुछ पढ़ना है। हाँ जी, कर दो शेयर सभी दोस्तों के अंदर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्ताह में 1 बार आएगी और हर दिन मैं छोटे छोटे वीडियो डालता हूं, क्लिप वाले, शॉर्ट्स वाले। कौन कौन देखता है? कल 7 रोपे वाला देखा था, 7 रोपे तुम लोगों ने एक ही दिन में लाखों में देख लिया, वो भी बहुत अच्छा। ऐसे शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे डालने चाहिए, रोजाना आएंगे तो तुम लोग उस वीडियो को भी देख लिया करो। ये हैं आपके गिंदड़ नृत्य के हैं। गिंदड़ के अंदर ये स्वांग है, नाटक है। गिंदड़ की बात करें तो बेसिकली आपकी शेखावाटी का है। प्रश्न पूछा गया कि गिंदड़ नृत्य कहां का है, तो याद करना शेखावाटी में। अब कोई नया बच्चा है, किसी को पता नहीं है, तो शेखावाटी में क्या होता है गुरुजी? और देख, और राजस्थान को मैप है गए, और राजस्थान मैप है, अट शेखावाटी है, चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, ये शेखावाटी का एरिया कहलाता है, ठीक है, याद करना। अब हम बात करें तो शेखावाटी में किस अवसर पर खेला जाता है गुरुजी? एग्जाम में प्रश्न आया था भाई, होली के अवसर पर। होली पर डाकी लोगों के द्वारा, पुरुषों द्वारा, और पुरुष लोग महिलाओं की बारी तक नहीं आने देते। कई सारे पुरुष लोग स्त्रियों के कपड़े पहन करके भी ये डांस करते हैं, तो याद रखना। और एक बार एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि बताओ इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका? नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं बम। बम, बम किसका नाम है? नगाड़े का ही नाम है, याद करना। मेवात के अंदर तो बम रसिया है ना, बम नगाड़ा और रसिया मतलब गीत, तो बम रसिया जो है वो डांस आपका मेवाड़ का है। तुम लोग याद करो। हाँ, कच्ची घोड़ी है, जिंदाद है, और बिल्कुल सही बता रही वालिका, ये शेखावाटी के ही नृत्य है। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, गोगा जी रो जन्म कटे हुए और पाबू जी रो कटे हुए और हड़बू जी फत्ता जी रो कटे हुए, ए लोक देवता आर प्रश्न बता लो। देखो, और गोगा जी महाराज का जो जन्म है, बोलो गोगा जी महाराज की जय। ददरेवा चूरू के अंदर आपका जन्म होता है। देखो, याद करो, जहां पर सिर गिरा गोगा जी का, है ना, शीर्ष मेड़ी जो कहलाती है, शीर्ष मेड़ी, तो आप लोगों को याद रखना, सी से चुरू हो गया, सी से शीर्ष मेड़ी हो गया, और दुर्मेड़ी है तो वो नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। तो 2 पूजा स्थल आप लोगों को याद रखना है। गोगा जी की ओल्डी है जो कि आपकी जालोर के अंदर भी है, तो वो भी प्रश्न एग्जाम में आता है। अब अगला देखो, बाबूजी महाराज की जय। तो बाबूजी महाराज तो कोड़ुमंड फलोदी के अंदर, अब ये जो है वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर है। कहां पर? फलोदी, जहां चैत्र अमावस्या के अवसर पर थाली डांस होता है। कौन सा होता है? थाली नृत्य होता है। हड़बू जी महाराज भुंडेल नागौर के अंदर, इनकी जो पूजा होती है भुंडेल नागौर के अंदर। और फत्ता जी महाराज की सातु गांव जालोर के अंदर, ये प्रकृति देवता थे, प्रकृति की पूजा करते थे, सातु जालोर के अंदर। तो लोक देवताओं के प्रश्न, लोक देवता लोक देवियां तुम्हारे सिलेबस में है। यहां बात करें, एक के सामने 2 होगा सर गुरुजी, एक के सामने 2, और यो देख बेटा बाकी कटे नहीं है, काट दे, अल है एकदम राइट आंसर। ए के सामने 2, बी के सामने 3 है। इतना आसान प्रश्न है, डरने की जरूरत नहीं है। जो नहीं डराना उसी का सिलेक्शन होगा। लास्ट के 1-2 महीने में भी पढ़ते हो ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 4th ग्रेड में सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है सबकी। 60,000 4th ग्रेड की वैकेंसी भाई, किसे कहते हैं? सरकारी नौकरी लग जाओगे, गुण गाओगे, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आएगा, देख लेना तुम। ये 20-30 साल बाद में आया है। किसको मूल रूप से मांड महोत्सव, देखो मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मैं देखो कल्चर कैसी पढ़ रहे हो तुम लोग, कल्चर कैसी पढ़ रहे हो तुम लोग, लखनऊ के लाडे, कल्चर कैसी पढ़ रहे हो तुम लोगों की, कल्चर वगैरह कैसी क्या चल रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। हाँ जी, बता दो। एक 4th ग्रेड की किताब तो ले आए ना सभी? हाँ जी, 4th ग्रेड वाली ये किताब है ना, 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप कर देना, घर बैठे किताब आ जाएगी, ठीक है। ये किताब पूरी गोट लेता है अगर कोई बच्चा, तो भी 4th ग्रेड निकलने के पूरे चांस है। गोट लो, 2-4 बार और रिवीजन कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं मारवाड़ महोत्सव की। किसकी बात कर रहे हैं? सितंबर अक्टूबर के अंदर ये आयोजित होता है, आश्विन के महीने में। आश्विन के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर मेहरानगढ़ किला हो गया, मंडोर हो गया, उमेद पैलेस हो गया, यहां जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अब तुम लोग आंसर तो दो फटाफट, मैं देखो तो सही तुम लोगों की तैयारी कैसी है, फिर मुझे भी तो पता चलेगी भाई तैयारी जबरदस्त है तुम लोगों की।
अपने दोस्तों में शेयर करते रहो और आज की क्लास का आनंद लेते रहो। तो मेवाड़ जो मांड महोत्सव है वो मारवाड़ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेशभूषा तुम्हारे सिलेबस में वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल है, निकोल है, पट्टा है, दुकुल है, चौरसो है, ऐसा क्या है? अंगर की है, या महिलाओं की ओढ़नी है, या महिलाओं की चोली है, या महिलाओं का घाघरा है। एक है अंशुक, इसके साथ साथ और याद कर लेना, एक हो गया आपका अंशुक हो गया, चीर पटोरी हो गया, ये सीईटी में पूछे गए थे प्रश्न, चीर पटोरी हो गया, वसन हो गया, चूंदड़ी हो गया, वसन हो गया, ये चूंदड़ी हो गया, दोरावाली साड़ी हो गई, ऐसा कहीं है। आंसर करो फटाफट। गुरुजी आ तो ओढ़नी है, ओढ़नी रमकुड़ी जमकुड़ी मंगवाएगी जब तुम 4th ग्रेड में सिलेक्ट हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे। रमकुड़ी जमकुड़ी बोलेगी पियोन साहब, आपको बोलेगी पियोन साहब। 4th ग्रेड चपरासी में ही बोलना, क्या होता है चपरासी? 4th श्रेणी 4th ग्रेड पियोन साहब, आपको पियोन साहब बोलेंगे लोग, है ना? कितना प्यारा नाम है। जब रमकुड़ी जमकुड़ी आपको पियोन साहब बोलेगी कि ओढ़नी लेके आना मेरे लिए, है ना? जयपुर सचिवालय में पोस्टेड हो, है ना? बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठ बैठ होती है आपकी, है ना? तो ये याद रखना, ठीक है ना? ओके, व्हाट्सएप नंबर का, व्हाट्सएप पर ये नंबर, अरे व्हाट्सएप पर है ना बेटा, 94 60 97 14 और 50, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। बुक का ऑर्डर वहीं पे बुक हो जाएगा, टीम तैयार बैठी है तुम्हारा मैसेज लेने के लिए, और 4 से 5 दिन बुक तुम्हारे पते पे आ जाएगी। ए लो है हमारा पियोन साहब है, कहीं बात आवा है ना, मतलब पियोन साहब के कि मैं तो तुम्हारी रेस्पेक्ट बढ़ा रहा हूं, अंतर व्हाट्सएप तक नहीं करना है। आ जाओ, तो सोचो उसका कुछ। तो चोल निकोल पट्टा दुकुल चौरसो और अचीर पटोरी आ है थारी ओढ़नी, ठीक है? याद रह जाओ, घनी चौकी बात है, घनी चौकी बात है। आगे आ जाओ। कौन सी सैनिक छावनी के सैनिक दस्ते ने 21 अगस्त 1857 को जो पूर्वीय सैनिक हैं उनके द्वारा जो आपके पूर्वीय सैनिकों के द्वारा यहां पर विद्रोह किया गया था और नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी पाली के द्वारा, वर्तमान में आपके सिरोही के अंदर है। यहां पर कर्नल होम्स को मार दिया गया था और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके बेटे को भी मार दिया गया था। तो कर्नल होम्स की मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है? याद रखना किसको मारा था? कर्नल होम्स को मारा। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये 21 अगस्त वाली डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे फिर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना वगैरह ये इनसे मिल गए थे, तो ये क्रांतिकारी फिर आगे की ओर चले, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, जैसलमेर राज्य के अंदर गुंडा राज। तो जैसलमेर में आधुनिक राजस्थान का एकीकरण तुम्हारे सिलेबस में है। तो आधुनिक राजस्थान के एकीकरण के अंदर जनता की जागृति के लिए काम कर रहे थे अपने सागरमल जी गोपा, और उन्होंने वहां के राजा के खिलाफ ये किताबें लिखी, तो उन्हें जेल में डाल दिया, फिर उनको जेल में जला दिया गया था। याद रखना, अपने सागरमल जी गोपा कौन है? क्रांतिकारी। सीताराम जी लालस के द्वारा तो राजस्थानी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया ना, राजस्थानी भाषा का जो व्याकरण ग्रंथ, जिसे हम कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ या एनसाइक्लोपीडिया, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश 10 खंडों के अंदर राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया था? सीताराम जी लालस, ये चारण कवि थे, इनके द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, ये कल्चर कल्चर पूरी हो गई। अब हिस्ट्री के सिलेबस के क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूं, नहीं आवे ना तो बढ़िया तैयारी करना, अगले सप्ताह फिर आऊंगा और क्वेश्चन पूछूंगा। तुम जम के क्वेश्चन पढ़ो ऐप के अंदर, और मैं तुम्हें यहां पर प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की। भगत आंदोलन का नेतृत्व, क्योंकि सिलेबस में इतना ही लिखा इतिहास की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति किसान आंदोलन एकीकरण सब कुछ आता है। तो यहां पर आप लोगों को यह याद रखना है कि भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके गोविंद गिरी, जो कि आपके बंजारा परिवार से थे, और उनके सहयोगी पुंजा धीर जी के द्वारा। एक और भी थे इनके सहयोगी, सुरजी भगत, है ना? एक इनके जो सहयोगी थे ना, उनका नाम भी था आपके, क्या था? सुरजी भगत। तो सिरोही के अंदर इनके द्वारा आपके 1883 के अंदर 1883 में किसकी स्थापना की गई थी? संप सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है? तो संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर सिरोही के अंदर की गई थी गोविंद गिरी गोबपालिया के द्वारा, ये आपको याद रखना है। बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर जन्म था। बांसिया बांसवाड़ा मत कर देना रे, बांसिया गांव डूंगरपुर में आपका जन्म होता है एक बंजारे परिवार के अंदर। क्या थे? बंजारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या थे जाति से, तो अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जस्ट पास में ऐप के अंदर अवेलेबल है। वीडियो के एंड में नोट्स और ऐप की सूचना दूंगा, तो आप थोड़ा सा क्या रखो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, सारी चीजें बता रहा हूं तो क्या करो। तो ये याद रखो, बिलो के अंदर जो है दक्षिण राजस्थान के अंदर जन जागृति का काम इन्होंने किया था।
राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का सृजन कर लिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। और नया पद जो है वो क्या बन गया था? राज्यपाल। और पहले राज्यपाल पद बना इसकी जगह, और फर्स्ट राज्यपाल अपने कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये हुआ करते थे, अपने फर्स्ट राज्यपाल बने थे। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर राज प्रमुख नहीं रहा, अब राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद बन गया। ये आप लोगों को याद रखना है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, इसके तहत भारत के अंदर जितने भी हम बात करें ए, बी और सी श्रेणी के जो स्टेट हुआ करते थे इनको कर दिया गया खत्म, और इसकी जगह आपके राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की क्या की गई? व्यवस्था की गई थी कि अब राज्य रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। ए, बी, सी कैटेगरी के जो स्टेट थे वो खत्म कर दिए गए। वर्तमान में 28 तो राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। ओके, कितने नंबर लाके शेप स्कोर रहेगा? और रामचरण गणोई लखनऊ को लाडो है गुरुजी मन नंबर बता दो, फिर नंबर बता दो, उतना नंबर मैं ले आऊं बेटा। 65%, 125 से ऊपर ले आना। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो वैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या न के बराबर होगा, क्योंकि पर्चा मिला हुआ है अधीनस्थ बोर्ड को 4th ग्रेड ये अपने पशु परीक्षा के अंदर। 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन से डरना नहीं है, इसलिए जम के मेहनत करो। 130, 135 उसके ऊपर वालों का लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर लाना बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 130 प्लस लिया, बात ना करे गुरुजी सिलेक्शन करा। सिलेक्शन तो मैं करा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा। एक वीटी कृष्णमाचारी है, वो राजस्थान के एकीकरण के टाइम की बात हो रही है, आधुनिक राजस्थान का क्वेश्चन है। वो किस राज्य के दीवान हुआ करते थे? वीटी कृष्णमाचारी। एक जोधपुर राज्य के दीवान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वीटी कृष्णमाचारी तो आपके जयपुर राज्य के दीवान थे, ये बेसिकली तमिलनाडु के थे, और यहां जयपुर राज्य के क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। CS वेंकटाचारी वो जोधपुर के दीवान हुआ करते थे। CS वेंकटाचारी ये जोधपुर राज्य के क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। और वीटी कृष्णमाचारी की बात करूं तो ये प्रारूप समिति के सदस्य भी बने थे। कब? किसके? भाई खेतान की जो मृत्यु, खेतान जो सदस्य थे, खेतान की जो मृत्यु के बाद में प्रारूप समिति, जो 7 सदस्य प्रारूप समिति थी, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के सदस्य भी बने थे। कौन बने थे? वीटी कृष्णमाचारी। तो भारत का संविधान भी तुम्हारे सिलेबस में है, बच नहीं सकते तुम। आगे बढ़ो। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? देखो, गोकुल भाई भट्ट जिन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान के गांधी जी कौन? गोकुल भाई भट्ट। तो इनका जो जन्म स्थान था वो हाथल गांव था, और ये हाथल गांव कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। और सिरोही को बंबई प्रदेश में जब मिला दिया गया था, इन्होंने विरोध किया, तो फिर बाद में अंतिम चरण के अंदर राजस्थान में वापस शामिल किया गया। इनके द्वारा खूब आंदोलन किया गया, तो इनके द्वारा सिरोही प्रजामंडल का जो है नेतृत्व किया गया था। और सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सबसे पहले 1934 के अंदर ये बंबई में एक असफल प्रयास हुआ था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का, और बाद में 1939 के अंदर ये सिरोही प्रजामंडल जाकर के बना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में 1939 में, और यहां असफल प्रयास हुआ था। गोकुल भाई भट्ट तो याद रहेगा, नरे सबको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्रांतिकारी रचना जिसका नाम है चेतावनी राग चुंगटिया। 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी मुंह ऊपर करके निकल गए। कहां पर? एडवर्ड सप्तम का दिल्ली दरबार लगा हुआ था। जितने देर में केसरी सिंह जी बारट ने कहा कहां जा रहे हो, रुको जरा, कहां जा रहे हो? तुम्हारे पूर्वज महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की और तुम गुलामी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। 13 सोरठे भेजे थे डिंगल भाषा के अंदर। क्या भेजे थे? 13 सोरठे, और वो भी डिंगल भाषा के अंदर। वीर काव्य शैली, वीर शैली और काव्य शैली थी। सोरठे थे, तो सोरठे दोहा होता है, दोहों के अंदर सबसे बेस्ट जो दोहा अगर कोई माना जाता है तो वो सोरठ दोहा, तो सोरठियो भलो, तो ऐसे कहते हैं। तो याद रखना, सोरठे भेजे थे, और चेतावनी राग चुंगटिया नाम से फतेह सिंह को भेजे थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने हेतु, दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने हेतु, और बाद में वो रुक भी गए थे। और ये क्या था? एडवर्ड सप्तम का दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उस समय की बात हो रही है। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1907। तो ये बीकानेर राज्य के अंदर पड़ता था उस समय की बात करें। चूरू वगैरह सब किसके अंदर था? बीकानेर राज्य। और बीकानेर राज्य की बात करें तो प्राचीन नाम इसका क्या था? जांगल प्रदेश, गोजसा प्रदेश, जांगल प्रदेश। तो बीकानेर राज्य के अंदर स्वामी गोपाल दास के द्वारा जो चूरू के अंदर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा बाद में कबीर पाठशाला भी स्थापित की गई शूद्रों के लिए।
तो कबीर पाठशाला ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो, और पुत्री पाठशाला लड़कियों की शिक्षा के लिए, यह भी किसके द्वारा स्थापित की गई? ये देश की आजादी के समय राजस्थान के अंदर, आजादी के दौर के अंदर ये नए प्रयास थे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। जी हो रहा हो कि नहीं, आनंद आ रही हो कि नहीं आ रही हो? एकदम 70 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। गुरुजी मजा आएगी, एकदम जोरदार आ गयो। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपन हो रहा है बेटा 5 लाख। बहुत आनंद आएगा मुझे भी जब तुम लोगों को मैं इसी तरह पढ़ाता रहूंगा, है ना। गुरुजी कब मोटिवेट रहेंगे, गुरुजी को कब जोश आएगा? दिन में 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो तुम लोग जुड़ते जाते हो तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो अकबर के द्वारा कौन से शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई और बाद में उनको राय की उपाधि भी दी गई? ये बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बीकानेर के राय सिंह। इन्हीं के भाई थे आपके जो है पृथ्वीराज राठौड़, है ना, पृथ्वीराज राठौड़। तो ये वो साहित्यकार थे और ये थे आपके योद्धा। तो याद ना रखना, इनका नाम है महाराजा राय सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके संबंध में और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आगे क्लास में लगातार पढ़ते रहेंगे। बता दो हम बात करें तो इनको शमशाबाद और नूरपुर की जागीर अकबर के द्वारा दी गई थी, और ये कब दी गई थी? 1604 में। और 1605 के अंदर तो अकबर का राम नाम सत्य हो गया था। 1604 के अंदर शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी, और 1593 के अंदर जूनागढ़ दिया गया था। 1593 के अंदर क्या दिया गया था? जूनागढ़ दिया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। और मोटा राजा उदय सिंह तो मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये तो मोटा राजा उदय सिंह तो मारवाड़ का था, ठीक है, मारवाड़ का फर्स्ट शासक था जिसने मुगलों की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी और अपनी शादी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। याद रखना, मान सिंह आमेर वाला। किस महाराजा के दरबार में 22 तो कवि थे, 22 ज्योतिषी थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 विशेष विशेषज्ञ थे? तो अपने जो प्रताप सिंह है ना, जो महाराजा प्रताप सिंह जो आपके जयपुर के, हम बात करें हवा महल के निर्माता, तो ये 22 ग्रुप रखते थे। इन 22 जनों को गुणीजन खाना कहा गया। इनको क्या कहा गया? गुणीजन खाना। तो गुणीजन खान या गुणीजन खाना कहा गया इन 22 लोगों के ग्रुप को। और ये खुद भी बहुत बड़े अच्छे कलाकार थे। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे? ब्रजनिधि नाम से। तो इनकी रचनाएं भी याद रखो आप, ब्रजनिधि नाम से, ब्रजनिधि नाम से रचनाएं लिखा करते थे प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के टाइम में आप सबको पता है हवा महल का निर्माण 1799, और प्रताप सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, तमाशा लोकनाट्य इनके समय में आया था, और भी बहुत सारी बातें प्रताप सिंह के समय में। अच्छा लगा ना? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आगे देखो, राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम 1871 में शुरू हुआ था और इंडिया में 1861 के अंदर शुरू हुआ। इंडिया के अंदर 1861 में शुरू होता है और वहां पर अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक, पिता इंडिया में। लेकिन राजस्थान के पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करके फटाफट बताओ। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक, राजस्थान के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है एसीएल कार्लाइल को। एसीएल कार्लाइल ने सबसे पहले 1871 के अंदर दौसा के अंदर कुछ हड्डियां और अवशेष प्राप्त किए थे। दौसा के अंदर सबसे पहले इन्होंने खोज कार्य किया था, और यह क्वेश्चन अभी 2 महीने पहले पेपर के अंदर पूछा था कि किस जिले के अंदर इन्होंने वो खोज कार्य किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अभी जस्ट पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, यूं जबरदस्त वाले क्वेश्चन लेके आता हूं। ये तो राजस्थान के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या है? पिता है एसीएल कार्लाइल। 10 साल बाद में, इंडिया के 10 साल बाद में राजस्थान के अंदर आपके पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत होती है, याद रहेगा। अब देखो भीमलत जलप्रपात, भीमलत। और एक प्रश्न आता भीमताल। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि गुरुजी ये भीमताल कहां पर है और भीम तालाब घट है भाई, बताओ। याद करो सभ्यता के दौर में जहां महाभारत काल के अंदर पांडव आए थे और कहते हैं कि भीम ने पांव रखा तालाब बन गया, किंवदंती चलती है सर, ठीक है, लेकिन भीमताल बना हुआ है और एक भीमलत है। अब तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मांगली नदी है ना, उस मांगली नदी पर बना हुआ भीमलत। और ये जिला कौन सा है गुरुजी? अरे भाई जिला तो है थारे बूंदी, बूंदी में मांगली नदी पर भीमलत है। गुरुजी मैं तो भीम से बूंदी यानी कि नुक्ति मांगली, भीम से बूंदी मांगली, बूंदी समझो, नुक्ति मारवाड़ी में कवजू है, यो मुट्ठी भर भर। कभी ब्याह शादी में गया है या मेरी तरह हो कि ब्याह शादी अटेंड नहीं करते हो लोगों की, तो बूंदी मतलब नुक्ति होती है, बूंदी मांग लिया करो, शर्म मत रखो। लेकिन जो भीमताल है ना वो कहां पर है बताओ? बहुत बढ़िया, बैराट की सभ्यता हम बात करें, ये आपके बैराट की सभ्यता से संबंधित है और ये आपके पांडवों से संबंधित है, आपके याद रखना कोटपुतली बहरोड जिला। आगे देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां,
जो मुकुंदरा की देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन कल्चर का करवाया, 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान की हिस्ट्री के करवाए, अब 20 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी के आएंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में वो क्वेश्चन सारे के सारे। और यकीन मारो हर सप्ताह के अंदर मैं क्लास लेके आऊंगा, और कभी कभी मेरी इच्छा होगी ना तो सप्ताह में 2-2 क्लास भी लेके आ सकता हूं। तो तुम लोग तो बस जुड़े रहो, जबरदस्त क्लासें आने वाली हैं। तो देखो यहां बैराट की सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिला कर देना नवीन 41 जिलों के हिसाब से। अब तो मुझे ये बताओ कि जो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है ना, ये कहां पर स्थित है? अब मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो हाड़ौती पठार के अंदर, हाड़ौती पठार की बात करें तो यहां पर ये जो आपकी है मुकुंदरा की पहाड़ियां यहां पर है। और जिले आप भी साथ साथ में याद लिख दिया करो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा और झालावाड़। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐप के अंदर जबरदस्त क्लास चल रही है, बिल्कुल भी आप लोग डाटा ऑन रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। आज 12 बजे के बाद में वापस में क्लासेस आपकी कंटिन्यू आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, राजस्थान जीके की आएगी, लैब वाला बच्चों का आएगी, रीट की आएगी, सेकंड ग्रेड की आएगी, चतुर्थ श्रेणी सब की आएगी 12 बजे के बाद में। अभी मैं ऐप यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, फिर जाऊंगा ऐप के अंदर, पूरे 10-12 घंटे ऐप में ही पढ़ा रहा हूँ। तो हर रोज आ जाएगा टाइम पे, नोटिफिकेशन ऑन रखो। कोटा और झालावाड़ के अंदर, ये कहां पर है भाई? कोटा और झालावाड़। मेरा तो जीवन ही तुम लोगों को समर्पित है, पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ। जम के पढ़ो ऐप के अंदर पूरे साल, और यूट्यूब पे इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, और शॉर्ट में जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। केवल यूट्यूब से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐप के अंदर कोर्स को पढ़ो। बहुत ही नाम मात्र की फीस के अंदर, कि बहुत हमारा खर्चा निकल जाए ऐप का, टीम का, स्टाफ का, उतनी फीस रहती है। तो हाड़ौती पठार के अंदर यहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। देखो एक ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाथी गुड़ा की नाल। एक तो हाथी दर्रा है, एक हाथी नाल भी है ना? एक तो आपका हाथी दर्रा भी है। हाथी नाल की बात करें तो ये कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी नाल कहां है और हाथी गुड़ा की नाल कहां है? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हाथी गुड़ा की नाल करें तो ये आपके पाली और राजसमंद के बीच में है। वैसे ये आपके कहां पर स्थित हो गया? ये राजसमंद के अंदर स्थित है। ये राजसमंद के अंदर है, और एक पतला रास्ता है जो आपको राजसमंद और पाली को जोड़ता है। लेकिन हाथी नाल की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये आपके उदयपुर के अंदर है हाथी नाल। ये अलग है, वो अलग है। उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है, उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है, और उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। बस ये आप लोगों को याद रखना है कि उदयपुर में स्थित है। हाथी नाल अलग है। गौरी के नंदा और मैथा ने सिंह, ये दोनों भजन अलग अलग है, आने बेड़ा नहीं करना। हाथी नाल अलग है, हाथी गुड़ा की नाल अलग है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ू। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आपके एंटी सॉल मृदा पाई जाती है? एंटी सॉल और एरिडी सॉल दोनों आपके यहीं पर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। एरिडी सॉल भी आपके यहीं पर है, एंटी सॉल भी यहीं पर है। इंसेक्टिसॉल मैदानी प्रदेश के अंदर है, वर्टिसॉल हाड़ौती प्रदेश के अंदर है। ठीक है, एल्फिसॉल की बात करें दक्षिणी राजस्थान के अंदर, बताया था पिछली क्लास के अंदर। राजस्थान के कौन से भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के अंदर कहां पाए जाते हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन है आपके उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, ये वाला जो इलाका है यहां पर मिश्रित पतझड़ वन। ऊंचाई के बारे में पूछे तो याद करना, आपके 500 से लेकर के 800 मीटर का जो इलाका है, 500 से 800 मीटर ऊंचाई वाले जो एरिया है आपके, मेवाड़ वाले हो गए, इधर सिरोही वाला हो गया, हाड़ौती में बूंदी वाला प्रदेश हो गया, तो वहां पर आपके क्या पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। राजस्थान की पहली वन नीति, पहली वन नीति 2010 के अंदर आती है, और नवीनतम अभी 2023 की वन नीति है। तो 2023 वाली भी याद रखना, 2023 वन नीति भी याद रखना, और इसके साथ साथ आपकी 2010 के अंदर राजस्थान की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के अंदर उप आर्द्र जलवायु? देखो आर्द्र जलवायु की बात करें तो राजस्थान के अंदर आर्द्र जलवायु वगैरह तो कॉमन सी बात है कि भाई जहां बारिश होती है तो यहां पर आर्द्र जलवायु होगी। इससे थोड़ा आगे आएंगे तो उप आर्द्र जलवायु आ जाएगी। तो ये जो जयपुर वाला जो इलाका है ना, याद रखिएगा, इसमें ये जो जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, टोंक है, जो मध्य वाला भाग है, यहाँ पर आपकी उप आर्द्र हो जाएगी। यहाँ पर आर्द्र होगी और यहाँ पर क्या होगी? उप आर्द्र। ये बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है इसमें, इसमें थोड़ी कम है, और इधर आओगे तो पूरी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी, आर्द्रता रहेगी नहीं हवा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? देखो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिला कौन सा है कमेंट करके बता दो। ये है आपके जैसमंद के अंदर, और जैसमंद जो झील है वह अभी वर्तमान के अंदर 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग याद करना आपके सलुम्बर जिले के अंदर है। अरे कहां पर है? सलुम्बर जिला। याद करना कौन सा जिला है? सलुम्बर जिला। आज की अपडेट है क्या? अपनी राजस्थान रामबाण, ये भी 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगा लो। इसमें अपडेट दिया हुआ अभी लेटेस्ट जो आर्द्र भूमियां थी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। लो यार रामबाण मंगा दो, आर्द्र भूमियां भी ऐड कर दी। कल रोप वे वाला क्वेश्चन करवाया था यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, तो वो भी है। अब इसमें क्वेश्चन भी है और शॉर्ट में थ्योरी भी है। सभ्यताएं शॉर्ट में दे दी है, 2-3 पेज में सभ्यताएं, और फिर उसके 100 क्वेश्चन। राजवंश
क्वेश्चंस और थ्योरी, हर एक टॉपिक, राजस्थान के इतिहास हो गया, कला संस्कृति भूगोल राजव्यवस्था, हर एक क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। ऐसी ये नंबर 1 किताब है राजस्थान के अंदर जिसमें क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। अब इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी राजस्थान, ठीक है। चलो 564 पेज की है, आगे आ जाओ। तो मीठे पानी की झील याद होगी, वर्षा जल को रोकने के लिए रानीसर तालाब बनाया गया था। रानीसर तालाब रानी जी के द्वारा बनाया गया, रानी जसमादे के द्वारा 1459 के अंदर जोधपुर के अंदर, जोधा की रानी जसमादे, आड़ी रानी थी जसमादे, और इनके द्वारा 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर में एक टांका बनाया गया था, रानीसर टांका, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? अब रूपारेल है, माही है, लूणी है अपने राजस्थान की, लेकिन ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती एंड नर्मदा, ये इंडिया ज्योग्राफी के अंदर कई बार प्रश्न आता है कि ताप्ती और नर्मदा है वो आपके भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली है ना, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, मतलब ऊपर ये विंध्याचल और सतपुड़ा वगैरह ये पहाड़ हो गए, इनके बीचों बीच चलते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां से गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश। वैसे अपनी माही भी तो मध्य प्रदेश से आती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, वो भी तो याद है आप लोगों को, ठीक है। अब 2 जनसंख्या आपके सिलेबस में टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक दिया हुआ है जनसंख्या वाला। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास लाया हूं, 70 क्वेश्चन आपके 70 मिनट के अंदर, 4th ग्रेड जीके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। याद रखना प्रश्न आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर जो है, एक तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर अभी वर्तमान में 200 लोग राजस्थान में औसतन रहते हैं। अब 2000 जो 1 की जनगणना के अनुसार ये 165 व्यक्ति था। कितना था? 165 व्यक्ति था, और वर्तमान में कितना हो गया है? 200 पीपल हो गया है। सबसे कम तो जैसलमेर का है, ठीक है, 17 व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व आपके 401 से लेकर के 500 के बीच में है? तो 401 से 500 के बीच में यहां दिए गए ऑप्शन के अंदर आपके जो है अलवर और दौसा जो ऑप्शन में है, अलवर और दौसा। अलवर की हम बात करें तो 438 है, क्रमशः सीक्वेंस से बता देता हूं, क्रमशः देखिएगा 438 438 तो है आपकी अलवर का, और दौसा का जो है वो 476 है। फिर जयपुर और जो भरतपुर है वो 500 प्लस वाले 2 जिले हैं। तो मैंने तुम लोगों को पूछा था, कहां पूछा था? अरे शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पे, देखते नहीं हो क्या मेरे शॉर्ट्स? छोटी छोटी क्लिप, छोटी मगर मोटी बात है, 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करा देता हूं। पसंद आते हैं तुम लोगों को तो शेयर किया करो, रोज देखा करो। देखो अलवर और दौसा का आ जाएगा इसमें। जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता दर, सबसे ज्यादा शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उदयपुर में 87.5% उदयपुर में, और सबसे ज्यादा जो ग्रामीण साक्षरता है वो झुंझुनू के अंदर है, वो 73.4 है, 73.4%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, लो जी कर लो याद लिटरेसी रेट से, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता और कौन से जिले की है? अपने शेखावाटी के अंदर, गांव में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, झुंझुनू के अंदर सबसे ज्यादा 73, और 87 है वो शहरी साक्षरता उदयपुर जिले की सबसे ज्यादा है। फिर बताइएगा राजस्थान के अंदर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी तो खैर 3 हो गई, चौथी प्रस्तावित भी है। तो इस तरह से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वो किन स्टेशनों के बीच में चलती है? तो ये दिल्ली के बीच में चलती है, अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में। तो यहां पर 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में। ये आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? आपके सिलेबस में परिवहन आपदा 4th ग्रेड के सिलेबस में है। तो परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरे वेती। ये तुम लोगों के लिए भी आदर्श वाक्य है। चरे व्यक्ति का मतलब होता है चलते रहो। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, बहुत शानदार कथन। और हम इसकी बात करें, वेरी इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि 1964 के अंदर 1 अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना होती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लिखो मेरे भाई, परिवहन सिलेबस में है, क्वेश्चन आएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अब तुम में से एक सिंगल बच्चा नहीं कह सकता कि गुरुजी आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ला रहे हो। ये कोर्स अपना अभी मैंने 899 किया हुआ है, चतुर्थ श्रेणी के सारे नोट्स ऐप के अंदर जाओ और पढ़ लो, जम के पढ़ो। 899 अभी ऑफर प्राइस है कुछ दिन के लिए। कोर्स वाली कैटेगरी पे क्लिक करना और फिर अंदर जाकर अपना ये बैच ज्वाइन कर लेना। ये 4th ग्रेड की किताब हर बच्चे के पास में होनी चाहिए।
या 4th ग्रेड हो गया या अपनी जो रामबाण होगी अगर मंगवानी है ना, तो 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप करना, घर बैठे किताब आ जाएगी। ऐप के नोट्स पढ़ो, यूट्यूब पे जम के पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर सप्ताह। एग्जाम से पहले 5 से 10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, सिलेक्शन होना पड़ेगा। 130 नंबर से ज्यादा नंबर हर एक लगभग पढ़ने वाला जो मेरे साथ चलेगा उसके आ जाएंगे। लगभग 1 लाख के आसपास मान लो पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर तो लखनऊ के लाडे हैं, फिर पढ़ते नहीं है, एग्जाम के टाइम में आएंगे 10-10 लाख, गुरुजी पढ़ा दो, उनकी फिर मैं कैसे हेल्प करूं। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो ये संस्था है, इसकी स्थापना कब होती है? पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अलग है, 79 में स्थापित होता है, और पथ परिवहन निगम है वो 64 के अंदर स्थापित होता है। ये आपको अलग अलग डाटा है, याद कर लेना, क्योंकि सिलेबस में परिवहन था तो मैंने कहा पर इसके ले जाता हूं क्वेश्चन। कैलाश सांकला राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। कैलाश सांकला आपके बाघ संरक्षण से संबंधित हैं, और 1972 में इनको इनका हेड भी बनाया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनको। जोधपुर के निवासी हैं, है ना, जोधपुर के निवासी हैं, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और 1972 में इस परियोजना के आप हेड भी बने थे, वेरी इंपोर्टेंट है, और जोधपुर के हैं पद्मश्री आपके कैलाश सांकला। व्यक्तित्व का क्वेश्चन आता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, है ना, क्या कहलाते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, बताओ टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कैलाश सांकला जी। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। देखो महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार है वो किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले इसकी शुरुआत 82-83 के दौरान हुई थी, राजस्थान राज्य खेल परिषद के द्वारा यह दिया जाता है, और वर्तमान में इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं राज्य खेल परिषद द्वारा, राज्य खेल परिषद द्वारा ये दिया जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ओके, गौरी देवी राजस्थान की कौन से लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? राजस्थान के व्यक्तित्व सिलेबस में है, हम कह रहे हैं गौरी देवी की, और प्रश्न है इनसे संबंधित संगीत की बात कर रहा है। एक गौरी बाई का प्रश्न भी लाया हूं, गौरी देवी भी है। गौरी देवी मांड गायिका है जो कि आपकी पाली निवासी थी, और बीकानेर महाराजा के दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में गायन करती थी, ठीक है, जहां पर अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम आओ नी पदारो मारे देश, उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा बार गाया गया अल्लाह जिलाई बाई। वैसे पहली बार तो मांगे बाई ने गाया था, याद रखना है, ठीक है। अगला देखो यहां पर, ये तो मांड गायकी क्या है कि एक रजवाड़ी गायकी है, महफिल गायकी है, ये राजे महाराजाओं के दरबार के अंदर, सामंतों के दरबार के अंदर। तो गौरी देवी वाला प्रश्न आता ही आता है, पाली की थी, बीकानेर दरबार में गायन करती थी। अब एक है वागड़ की मीरा, वागड़ प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की थी वो गौरी बाई ने की थी। बाई तो है कृष्ण भक्त, याद करना ये कौन थी? कृष्ण भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। और यहाँ के जो डूंगरपुर के महाराजा है ना, ये कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी, और यहाँ के महाराजा शिव सिंह के द्वारा, महाराजा नाम याद करना, शिव सिंह के द्वारा इनके लिए एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था। कब? 1829 ईस्वी के अंदर। तो 1829 ईस्वी में गौरी बाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर बनाया गया था। कौन सा मंदिर? बाल मुकुंद मंदिर। और ये बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण शिव सिंह के द्वारा कराया गया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली गौरी बाई का नाम याद रखना। और गौरी देवी तो मांड गायिका, अल्लाह जिला बाई मांड गायिका। समझ लो इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे 17 सितंबर को जो पेपर होगा 4th ग्रेड का, उसमें छप गया है, ठीक है। पेपर सेट करने वाला अपने आगे, हम उसका जो दिमाग है वो पकड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से, तो जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन वहां पर आएगा। कि कई बच्चे तो थोड़ा सा क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आप ऐसे ओपनली मत बोला करो, पेपर सेट करने वाला सुन लेगा, कितना ही सुनने दो, हम तो डिटेल में पढ़ाते बेटा, चारों तरफ से 360 डिग्री, क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, उससे बाहर तो वो क्वेश्चन कहां से लाएंगे? अमेरिका से लाएंगे क्या? अब 40 क्वेश्चन तुमने देखा होगा, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के कंप्लीट होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसकी किताब के ऊपर लिखा हुआ है 70 क्वेश्चन के मैटर के अंदर कि, हाँ जी, ये याद रखना यहाँ पर, तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका राजस्थान भूगोल वगैरह इतिहास के 20 क्वेश्चन, फिर आपके पॉलिटी के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, वो शुरू कर रहा हूं। ओके, बड़ा अच्छा लगता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब कुछ करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आजो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं, संविधान सभा, उससे संबंधित प्रश्न, मूल अधिकार, मूल नीति निर्देशक तत्व, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये इतना ही पढ़ना, इसके अलावा सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सही होंगे तुम्हारे। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने सोवियत संघ या की बात करें, पहले का सोवियत संघ देश की आजादी के समय, और वर्तमान का कौन है? रशिया है। वर्तमान का कौन हो गया? रशिया हो गया। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो की थी सिफारिश,
और इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1976 और उसके तहत संविधान के भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए कि भारत के नागरिकों केवल और केवल मूल अधिकार ही लेके बैठे हो, तुम्हारे भी देश के प्रति कुछ अधिकार कर्तव्य हैं। जैसे सर तुम्हें पढ़ाते हैं तो सर के प्रति तुम्हारे कर्तव्य भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, पढ़ना है दिन रात ये करके। तो कई सारी बातें हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो संविधान हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य है। तो ये सोवियत संघ से हमने अपनाए थे। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा तुम्हारे, ये तो 10 जोड़े थे, और 11वां जो कर्तव्य जो जोड़ा गया था ना, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 2002 द्वारा 11वां जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, वो आपको याद रखना है। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 11वां मूल कर्तव्य। तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भाग 4 क के अंदर 51A जोड़ा गया अनुच्छेद। ये हो गया आपका, क्या हो गया? आर्टिकल अनुच्छेद। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मैंने पढ़ा दी। अब ऐप के अंदर भी बड़ी डिटेल में पढ़ लो, कितने पढ़ो, उसका सार तो यही है। तो ऐसे हर बार मूल अधिकारों के सार वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जिनके सार वगैरह वो मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा कि भाई इसमें क्या है। तो 11वां कर्तव्य याद रखना, पहले 10 थे, अब 11 हो गए। समिति कौन सी थी? संशोधन कब हुआ था? रूस से हमने अपनाया था। और रूस अपना प्यारा दोस्त 1971 के जो वॉर हुआ था उसके बाद से ही, आपको पता है, एक शिप भेजा था, एक जहाज भेजा था अमेरिका के खिलाफ हिंद महासागर के अंदर, भाग गया अमेरिका अपने रूस से डर करके। तो ऐसी दोस्ती और कहां मिलेगी? तो एक लाइक रशिया के नाम। मौलिक कर्तव्य हमने वहां से लिए। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? अब तुम लोगों के क्या है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर तुम लोग थोड़े से क्या एडवांस होके सोचोगे ना, तो ही कर पाओगे ना, जल्दबाजी में आंसर मत करना। पहला प्रारूप है बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, यानी BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारत के संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे? संवैधानिक, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे भारत के उस समय के, वो BN राव साहब थे। इनका नाम याद रखना। भीमराव जी अंबेडकर सर प्रारूप का नाम आया तो वो कर दूं क्या? नहीं बेटा, 29 अगस्त 1947 को जो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वह प्रारूप समिति बनी थी, वो अलग है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये अलग है और ये अलग है। और इस प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त को किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन BN राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप खाका तैयार किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या आपका अंगीकृत किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित, ये भाषा मिलती है हमें संविधान के अंदर। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित एक ही बात है। ये हमारे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, हाँ 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिस दिन हमने हमारे संविधान को अपनाया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले काफी महीने से हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है, सीधा सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना और आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपका 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें याद रहेगी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा? तो 12 अधिवेशन लगे टोटल, 12 अधिवेशन और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। राजस्थान के एकीकरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। वो राजस्थान के एकीकरण का अलग है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट कर देते। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये अलग है, ये तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो पढ़ो थोड़ा विस्तार से, छोटी छोटी बातें पहली बार बच्चे पढ़ते हैं ना, प्रेशर होता है ना, उनके लिए बड़ा दिक्कत क्रिएट करती है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ऐसा किसने कहा था कि हमारा जो संविधान है वो संघवाद का तंग या डिस्टर्ब होने वाला ढांचा नहीं है जिसमें सेंटर की चलती हो, ऐसा अंबेडकर जी ने कहा था। यह कथन आप लोगों को याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। इंडिया की पॉलिटी खत्म होती है, 5 क्वेश्चन आएंगे, मैंने करवा दिए। अब राजस्थान की पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आप लोग तैयार रहना कि यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल पद के बारे में बताया हुआ, और राज्यपाल तुम्हारे सिलेबस में सीधा क्वेश्चन 4th ग्रेड में आएगा कि अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। 156 के अंदर उसकी पदावधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करेंगे। 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्ति
और 155 कहता है आपका उसकी नियुक्ति के संबंध में। किसके संबंध में? आपके राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में याद रखना, नियुक्ति 155, 53 पद, 54 के अंदर कार्यपालिका शक्ति, 55 के अंदर नियुक्ति और 56 के अंदर पदावधि। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, सॉरी, इसमें है वो आपका क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी 46, एक सेकेंड है ना, यही है क्या क्वेश्चन? हाँ यही है, ठीक है, यही है। ओके, हटाया जाना नहीं है, नियुक्ति है। ठीक है, कितने दिन अस्तित्व में रही? वो क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है, हाँ, हटाया जाना 158 में है, इसमें नहीं है, तो ये नियुक्ति याद रख लेना 155 के अंदर। अगला देखो, कुछ क्वेश्चन और भी हैं, आप लोग पूछ रहे हैं, वो मैं अगली क्लास के अंदर लेके आऊंगा, तब और डिटेल में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर सप्ताह चलता रहेगा। और जैसे मैं फ्री हुआ सप्ताह में 2-2 क्लास भी ऐसी लगा सकता हूं। तुम लोग थ्योरी पढ़ते रहो डीप में, और क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। 70 एग्जाम से आगे अभी 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने में मैं 30 बार 70 क्वेश्चन करा दूंगा। और 30 × 70 करो, 2100 क्वेश्चन होते हैं। व्याख्या के साथ पढ़ो तो 5000 से ज्यादा क्वेश्चन होता है। कहते हैं कि 10,000 5000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, हाँ, 4th ग्रेड ऑफिसर कह सकते हो बेटा, कमेंट करके हंसते हैं कि 4th ग्रेड ऑफिसर। सोचो सरकारी नौकरी है और सैलरी भी बढ़ेगी, साथ रहते हुए अगर दम है तो और आगे की तैयारी कर लो, वरना एक बार सरकारी नौकरी तो लो यार। इस बेरोजगारी के दौर में 60,000 घरों के जो चिराग है वो रोशन होंगे इस बार। तुम चाहते हो नौकरी लेना तो ले लो, वरना हंसी मजाक में अगर कोई उड़ा रहा है तो फिर वो हंसता ही रहेगा जिंदगी भर। ध्यान रखना इस बात को। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता, इसलिए अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखो। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें निर्धारित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। 150 के बाद में जब हम चलते हैं तो पहले राज्यपाल आता है, फिर आपके मुख्यमंत्री आते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में अनुच्छेद करवाए थे। तो सीएम के ड्यूटीज। उच्च न्यायालय आपके सिलेबस में है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा, अनुच्छेद 217 के तहत। याद रखना, अनुच्छेद 217(1), अनुच्छेद 217(1) क के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान में है के श्रीराम 43वें वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के श्रीराम है। इससे पहले 42वें कौन थे? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, जो मद्रास हाईकोर्ट चले गए। मद्रास से राजस्थान कौन आ गए? के श्रीराम। और ये लेटेस्ट अपडेट है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, इंफॉर्मेशन दूंगा एकदम सटीक, सीधा सिलेक्शन करा दूंगा। और आशीर्वाद चाहिए गुरुजी का तो जुड़ जाओ चैनल से, आ जाओ। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जो RAS अधिकारी होते हैं ना, उनको पहली बार जिला कलेक्टर के पद पर काफी 30 साल 35 साल सर्विस होने के बाद में उनको DM बना दिया गया था। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान में शासन सचिवालय, सचिव तुम्हारे सिलेबस में है। अभी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान की बात करें तो कमेंट करके बताओ 45वें चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के कौन है? उषा शर्मा की जगह नए बने हैं चीफ सेक्रेटरी का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और यहां पर कह रहे हैं कि शासन सचिवालय की स्थापना है वो आपके कब होती है? शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना जयपुर। तो शासन सचिवालय अप्रैल 1949 के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना होती है। वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना। वर्तमान सचिव के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। राजस्थान के देखिएगा, वर्तमान सचिव 45वें क्रम के हैं और इनका नाम क्या है? सुधांशु पंत है। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं सबके, कमेंट तो कर दो। सुधांशु पंत है, बिल्कुल। सन्नू, संजू, करण, पंत याद रहे गुरु जी, माना सुधांशु पंत पूरा याद है। सुधांशु पंत है, हाँ 24 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। और 45वें हैं अपने सुधांशु पंत, ये नाम याद रखना, ठीक है। वैसे मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा जिसमें राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी है ना, वो सारे 10-15 एक मिनट के अंदर याद करा दूंगा। वही पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके नेता हो, मंत्री हो, विभाग हो, या ये मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह है, सचिव वगैरह हो गया। ये 1 मिनट का एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, उसको देख लेना। अब 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। 10 प्रश्नों के अंदर इंडिया की पॉलिटी 5 और 5 राजस्थान पॉलिटी। और अभी देखो 5 क्वेश्चन साइंस के अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ये है मदन सर का पटका, एकदम से उठा के पटका सारे क्वेश्चंस को, और बैक टू बैक तुम्हारे लिए। पढ़ाई करो हंसते खेलते, मर के कभी पढ़ाई मत करना, ठीक है। मैं चाहूं तो अपनी छवि एकदम सीरियस टीचर की तरह एकदम बना सकता हूं, एकदम बोलना एकदम सीरियस तरीके से, लेकिन क्या मतलब है ऐसी छवि का है कि बच्चे ही बोर हो जाए।
तो फन के साथ स्टडी करो बेटा। मैं तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोई एकदम ऐसे गुरुजी बन के नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। गुरुजी तब बनेंगे 20 साल बाद में, जब हम 20-30 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे तब, है ना। तो अभी तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, एकदम तुम्हें आगे बढ़ाने वाला जो होता है ना मोटिवेटर, वैसे, ताकि तुम भी बढ़िया तरीके से पढ़ सको मेरे साथ। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, वापस से चेंज हो जाता है। जैसे हवा में चांदी के बर्तन है वो काले पड़ गए, तो वापस से उसका वो क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके अंदर, इस वजह से काले हुए। मोमबत्ती का जलना, ये मैंने कल शॉर्ट्स में डाला था कि नहीं डाला था, और ये समझ लो तुम्हारे 4th ग्रेड के पेपर में छप गया। मोमबत्ती का पिघलना, ये किस प्रकार का उदाहरण है बताओ। ये पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर, ये मोमबत्ती वाला तो बच्चों के पीछे ही पड़ा है हाथ धो के। तो मोमबत्ती का जलना तो ये आपका रासायनिक है, और ये जो मोमबत्ती पिघल जाए ना, तो जो मोम नीचे इकट्ठा हो जाए उसको आप वापस मोमबत्ती भी बना सकते हो। तो ये तो कैसा परिवर्तन है, वापस उस रूप में आ सकता है, इसलिए ये तो भौतिक परिवर्तन है। और इसकी अगर हम बात करें जलना, तो मोमबत्ती जो जल रही है वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, ना गुरुजी, कौन नहीं बना सकते। तो वो है भौतिक, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पानी में चीनी का घुलना। अब पानी में चीनी घुल गई तो उसको गर्म करो, पानी तो उड़ जाएगा, चीनी पीछे रह जाएगी, नमक पीछे रह जाएगा। वापस उस चीज को अगर आप प्राप्त कर सकते हो, वो किस प्रकार का परिवर्तन है। हाँ, इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन कौन नहीं है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक पूछेंगे मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या दोनों प्रकार के परिवर्तन। अब तुम लखनऊ के लाडो कह दोगे कि सर मोमबत्ती जलना एक रासायनिक, दोनों प्रकार के परिवर्तन है। यहां जलना पूछा गया है, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जलना क्या है, रासायनिक है। अभी ये 2 महीने पहले पेपर में पूछा गया था, और मैं वही पढ़ाता हूं जो सीधे पेपर में आते हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीजें मैं नहीं पढ़ाता। और मैं अगर आज टीचर नहीं होता तो डॉक्टर होता कहीं बड़े हॉस्पिटल एम्स के अंदर। ठीक है ना, वो तो अच्छा हुआ कि पिताजी किसान थे, उतने पैसे थे नहीं कि मुझे साइंस बायो दिला नहीं पाए। ठीक है ना, वरना तो मैं आज एम्स दिल्ली के अंदर बड़ा डॉक्टर होता। तो तुम्हें कौन पढ़ा था फिर। ठीक है, तो ये तो माँ सरस्वती ने कहा कि बेटा तू साइंस मत ले, तू आर्ट्स ले ले और इधर आ जा। तो वो बात है कि तुम लोगों को सारी चीजें ध्यान रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु है वो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अब इसका आंसर करो फटाफट, आंसर करो। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, ये मिश्रित अवस्था, इसमें प्रगलन, इसे प्रगलन कहेंगे, जिसमें उच्च ताप पर है वो आपके धातु प्राप्त की जाती है, उच्च ताप पर। तो ये आपको याद रखना, प्रगलन कहलाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का जो है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जोहान मेंडल है, और आनुवंशिकता तुम्हारे सिलेबस के अंदर है भाई। ठीक है, अगला देखो, मनुष्य के शरीर के अंदर जो पसलियां होती है, ये जो आपको पसलियां दिख रही है, कहते हैं ना हड्डी पसली, ये कर दूंगा। पसलियां जो है आपके सीने की जो पसलियां हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है, 12 लेफ्ट और 12 राइट, और उसी के नीचे आपके ये जो फुफ्फुस और आपका हृदय सेफ रहता है। और कई बार होता है चोट लग जाए तो पसली में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो 12 और 12 24 होती है। निम्नलिखित में से कौन से सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं और मानव रोग, मानव शरीर तंत्र। मुझे पूरा सिलेबस याद है, 50 एग्जाम पढ़ाता हूं, सबके सिलेबस मुख जुबानी याद रखता हूं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन मिलाता हूं। तुम भी अपना सिलेबस याद रखा करो। ठीक है, यहां पर यह पूछा गया है कि कौन से में, क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर सारी की सारी बीमारियां है वो आपके क्या है, विषाणु जनित है। विषाणु जनित बीमारियों की एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे से हो गया पोचे छोड़ गई। अब ये मैं करवा रहा हूं, याद कर लेना, ये विषाणु जनित बीमारियों की ट्रिक है। तो इसमें जो हर्पीज है, मम्स है, रेबीज है, ये सारी विषाणु जनित है। टीबी की बात करें तो बैक्टीरिया, जीवाणु हो गया, और इसमें भी टीबी आ गया, है ना। पोलियो वगैरह तो आपका विषाणु हो गया। छोटी माता कैंसर, तपेदिक वापस वो क्या हो गया, जीवाणु जनित। तो ये सारी की सारी विषाणु है। विषाणु का कोई इलाज नहीं होता है, जीवाणु का तो फिर भी इलाज हो जाता है, विषाणु जैसे एड्स वगैरह का कोई इलाज नहीं है। रेबीज, ये बीमारी देखो, एक तो होगी रेबीज, एक होगी आपकी खसरा, रेबीज होगी, खसरा होगी, हर्पीज हो गया, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, उसके बाद एक और है हर्पीज और मेनिंजाइटिस। याद कर लो, सीधा सा प्रश्न आएगा एग्जाम में, ट्रिक से याद करवा देता हूं, वरना कितना ही पढ़ लोगे याद होगा ही नहीं। मेनिंजाइटिस, हिट करके पीछे छोड़ गई, पोलियो, एड्स, चेचक, पोलियो, एड्स और चेचक, ये आपकी विषाणु की बीमारी है। छोड़ गई, इसमें देखो छोटी माता है ना, तो ये आपको याद रखना, छोटी माता। ड से डेंगू, और तुम्हारे तो एग्जाम में डेंगू ही पूछेंगे, तुम्हारे तो एग्जाम में डेंगू ही पूछेंगे, याद रखना भले।
बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कांस्टेबल की मैराथन लाएंगे बेटा, क्लास तैयार हो रही है जिसमें आप लोगों को मैं महिला बाल अपराध के जो धाराएं वगैरह वो पढ़ूंगा, ठीक है। ये डेंगू वाला क्वेश्चन तो पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है ना। डेंगू है वो आपका विषाणु के अंदर है, और ग से याद करना आपका गलगंड और इंसेफेलाइटिस, गलगंड, और ई से हो गया आपका इंसेफेलाइटिस, जो जापानी बुखार है उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। और वो बस पीछे छोड़ गई, ठीक है, ओके। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी, कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मैराथन हर सप्ताह आएगी, और सप्ताह में 2-2 भी लगा सकता हूं। तो अभी तो मैं ऐप में पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम कम मुझे टाइम लग रहा है। बाद में अगस्त से थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, सारे बैच कंप्लीट करा के, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपके पटवार वीडियो हो, पटवार वगैरह तो ऑलमोस्ट हो गए कंप्लीट, 4th ग्रेड हो गए, रीड के हो गए, तो वो फ्री होते ही तुम लोगों को खूब ज्यादा पढ़ूंगा। तब तक तुम भी ऐप में नोट्स पढ़ लो सारे। विषाणु जनित रोगों की अगर हम बात करें तो जो विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं, उन रोगों में रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा बहुत बदमाश है। रे से रेबीज, ख से खसरा, है ना, ये मम्स वगैरह वही है, और हर्पीज और मेनिंजाइटिस और पोलियो, एड्स, चेचक, चोट से छोटी माता डेंगू, ग से गलगंड और ए से इंसेफेलाइटिस। ये एक दिमागी बुखार होता है। क्या होता है? दिमागी बुखार। यूं ही नहीं कहा मैंने, अगर हम तुम्हें ना पढ़ा रहे होते तो एम्स में बड़े डॉक्टर होते बेटा। बायो में बड़ी रुचि थी, पिताजी के पास पैसा नहीं थे इसलिए सपने पूरे नहीं कर पाए थे। कोई मलाल नहीं है, आज उससे आगे बढ़ गए। तो कई सारी चीजें होती है। वो सोचा है कि जिन बच्चों के पास वो मार्केट के अंदर जाके 10-10, 20-20 हजार की फीस नहीं भर सकते, ऑफलाइन रूम लेके रहेंगे तो 40-50 हजार का और खर्चा आ जाएगा, साल भर में 50-60-70 हजार का उनके एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना 1,000 के अंदर अंदर घर बैठे ही एजुकेशन दे दी जाए। तो इसलिए तुम्हारे जो अफोर्डेबल एजुकेशन है वो माइंड मैप ऐप के थ्रू दे रहा हूँ आज लाखों बच्चों को। ये तुम्हारे प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ, बाकी मेरी तो क्या ही बिसात है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो चलो बच्चों, प्रोग्राम कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन साइंस के करवा दिए। अब 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पढ़ूंगा। कंप्यूटर में जो जो सिलेबस में सॉफ्टवेयर वगैरह, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, जो सिलेबस में उसके सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग लगाना, आराम से इसको पहचान पाओगे। 56वां क्वेश्चन कंप्यूटर का है, यहां से कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश का जो सेट होता है ना, प्रोग्राम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो निर्देश होते हैं उनका एक सेट है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फोटोशॉप होता है, एडोब होता है, ऐप कंप्यूटर के अंदर, आपके फोन में भी आप यूज करते हो। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर तो पुर्जे होते हैं जो बाहर जिन्हें आप टच कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मैं इनपुट डिवाइस का एक फोटो लगा दूंगा, ये नोट्स टेलीग्राम पे भेजूंगा, तब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। तो जो आपका स्कैनर है ना, वो इनपुट डिवाइस है। ये स्पीकर, सीडी, प्रिंटर वगैरह, इससे तो आउटपुट है, रिजल्ट मिलता है बाहर। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, ये किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर एआई का क्या अर्थ है? अब एक प्रश्न अभी आपके पूछा जाएगा, एआई के पापा की हाल ही में निधन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बता दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकॉर्थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है पिछले ही साल, याद करना, जॉन मैकॉर्थी। ये पुराने किसी भी किताबों में मिलेगा नहीं। माइंड मैप बैच को, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो ऐसे सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये जनक है किसके? आपके एआई। आपको पता है आज के टाइम में एआई से क्या कुछ पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारा भाई आगे ले चलेगा तुमको। ठीक है, और किस तरफ लेके चलूंगा? मैं लेके चलूंगा तुम लोगों को करंट अफेयर्स, नेशनल और राजस्थान करंट अफेयर्स की ओर। तैयार हो तुम सब साथी इसके बाद में? तो आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .xls। तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के खत्म होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन तुम्हारा पेपर हूबहू ऐसा ही आएगा। 70 क्वेश्चन 120 में से जीके के इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आएंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल होंगे। नेशनल के 5 चलो आओ पढ़ा देता हूं, फिर राजस्थान के 5। 40 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के फिक्स हैं। 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के, 50 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चन साइंस के, 60 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन करंट के। ये एग्जाम का पेपर जो है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर ला रहा हूं, तुम्हारे हर सप्ताह लेके आऊंगा। प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो, राजस्थान करंट के 5 क्वेश्चन बता रहा हूं कि दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो आपके कहां पर बनाया जा रहा है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बनाया जा रहा है दूसरा हैंगिंग ब्रिज। और पहले की अगर बात करें तो फर्स्ट है वो आपके चंबल नदी पर, और वो आपके
कोटा में बनाया गया है। कहां पर? पहला है वो आपके कोटा के अंदर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, सिकल सेल कैंसर का, ब्लड कैंसर उसका वो जो कारण बनता है, सिकल सेल वेलनेस हब है वो राजस्थान के अंदर कहां पर बनेगा? उदयपुर के अंदर सिकल सेल वेलनेस हब बनेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना, अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर राशि है वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन अभी इसकी किस्तों में परिवर्तन किया गया है। वो सारी किस्तें मैं लिख करके टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अभी 2 क्वेश्चन अपडेट करूंगा, किस्तें और एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। राजस्थान के अंदर लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके, लहसुन को बाहर रखो रे, बास मारता है थोड़ा, लहसुन 12 के अंदर है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां है? 12 के अंदर है। और हाल ही के अंदर सलुम्बर घाटोल जो क्षेत्र है राजस्थान का, वो किसके भंडारण के लिए हाल ही के अंदर चर्चा में रहा? सलुम्बर घाटोल क्षेत्र है वो गोल्ड के भंडार के लिए। कहां पर? गोल्ड के भंडार के लिए, वेरी इंपोर्टेंट है सलुम्बर घाटोल। कहां पर? गोल्ड के भंडार के लिए सलुम्बर घाटोल, बांसवाड़ा, और ये सलुम्बर जो है जिला है उसकी सीमा आप कह सकते हो। भारत का पहला, ये इंडिया करंट स्टार्ट हो रहा है, 5 राजस्थान करंट के क्वेश्चन आएंगे। मेरी अभी मैं 4th ग्रेड की अदर एग्जाम के 6 महीने का करंट अफेयर्स, 5 महीने का करंट अफेयर्स यूट्यूब पे 500 क्वेश्चन कराता हूं, वो क्लास देख लिया करो, करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। अभी 5-7 दिन बाद में वो क्लास लगा दूंगा, ठीक है? ओके। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट, वर्टिकल बाइफेशियल दोनों साइड, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट है वो आपके कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है? जिला का मतलब कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज? तो आपके नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कौन से जिले के द्वारा, कौन से जिले में स्थापित किया गया? वैसे टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? टाइगर स्टेट अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं। और यहीं पर सफेद बाघ का जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया है। टाइगर स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो टाइगर स्टेट अपना मध्य प्रदेश है, वहां पर एक सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र बनाया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए ज्ञानेश कुमार, याद रखना ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के है ना, बिल्कुल सही है, 26वें क्रम के बने हैं। राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार बने हैं। तो ये पूर्व में ये थे, और अभी इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। ऐसे पदाधिकारियों के नाम याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो एक बार जाते जाते शेयर कर दो सभी साथी। हम बात कर रहे हैं इसरो के नए अध्यक्ष जिसका नाम है वी नारायण, इनको किसकी जगह पर बनाया गया है? तो देखो एस सोमनाथ थे पहले, एस सोमनाथ की जगह वी नारायण अभी 2-3 महीने पहले ही बने हैं। नया क्वेश्चन है राजस्थान के पदाधिकारियों के संबंध में, याद कर लेना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। 17वां क्वेश्चन जैसा आपके पेपर में आएगा, विजय हजारे जो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आया कि विजय हजारे